Hello friends, welcome to Medico's Easy Learning Classes. Today we will discuss about the pharmacokinetics. Pharmacokinetic क्या होता है? Pharmacokinetic is the quantitative study of drug movement in, through and out of the body. That is, जब हम कोई ड्रग इनटेक करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी का जो वर्क होता है उसकी स्टडी हम फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंडर करते हैं. फार्मेकोकाइनेटिक्स इंक्लूड 4 प्रोसेस. In short, ADME. A for absorption, D for distribution, M for metabolism, and E for excretion. So, in short, you may learn as ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion. ये 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं. इनके अंडर इन्वॉल्वमेंट होता है ड्रग का थ्रू द वेरियस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. तो हमें इन 4 प्रोसेस को जानने से पहले बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में जानना ज़रूरी है. सो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज़ अ बायोलिपिड लेयर. एज यू मे सी, बायोलिपिड लेयर ये आप देख सकते हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. Drugs cross various biological membranes by following mechanisms. First, passive diffusion, second, filtration, and third, specialized transport. Under specialized transport, 2 processes occurs: carrier mediated and pinocytosis. In carrier mediated occurs 2 processes: active and facilitate. Active is of again 2 types: primary and secondary. Now we will discuss about the passive diffusion. In passive diffusion, membrane play no any active role, that is, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें ड्रग हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है. इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर ये जो रेड ट्राइंगल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है और इधर कम है. तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में डिपेंड करता है कि ड्रग के मॉलिक्यूलर साइज़ और वेट पर. अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ पोर से छोटा है तो ये इजीली पास कर जाएगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, और अगर पोर से बड़ा है तो ये पास नहीं करेगा. जैसे कि हमें पता है कि एक्वस पोर साइज़ होता है 4 एंगस्ट्रॉम, और अगर ड्रग का साइज़ 4 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगा तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा. तो फिर ये कैसे करेगा क्रॉस? तो ये क्रॉस बाय कैपिलरी करता है. तो इसमें फिल्ट्रेशन में अंडर द पोर्स होती है ड्रग क्रॉस, एज वी कैन सी इन द डायग्राम. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, हायर एंड लोअर. और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में यहाँ एक्वस पोर का साइज़ है 4 एंगस्ट्रॉम और यहाँ ड्रग का साइज़ भी 4 एंगस्ट्रॉम ही है. तो ये इस पोर से इजीली क्रॉस कर जाएगा विदाउट एनर्जी रिक्वायर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन. नाउ स्पेशल ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप: carrier mediated and pinocytosis. Carrier mediated is of further 2 type: active and facilitated. Active divide in 2 type: primary and secondary. Secondary have 2 type again: symport, antiport. कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें सेल मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं. उन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को ही हम कैरियर कहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, सेल मेम्ब्रेन में ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं जिन्हें हम कैरियर कहते हैं, और ये कैरी कर सकते हैं कैटायंस, एनायंस, मेटाबोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. Carriers carry drug and they transport to another side of biological membrane. Now we will discuss about the specialized primary active transport. In this, drug will be moved from low concentration to higher concentration against concentration gradient. So in this, energy will be required. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ड्रग मूव करती है तो एनर्जी रिक्वायर होती है. ATP विल चेंज इन ADP विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन. जैसे कि हम कुछ ड्रग्स को देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉलिन इन कॉलिनर्जिक न्यूरॉन्स, एंड अदर वन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लीवर डोपा फ्रॉम इंटेस्टाइन.
is example of specialized primary active transport. Now we will discuss about the symport or co-transport. In this, both solutes move in the same direction from lower concentration to higher concentration. जैसे कि देखिए, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है. ये ब्लू मार्क के ट्राइंगल्स और ये ब्लैक सर्कल्स, दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है. तो ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू यहाँ से हायर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं और सेम डायरेक्शन में ये मूव करेंगे यहाँ पर. सो दिस इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एंटीपोर्ट. इन दिस सॉल्यूट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सॉल्यूट यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड मूव कर रहा है और जो सेकंड सॉल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर साइड आ रहा है. ये ब्लू में हायर कंसंट्रेशन इधर से इधर आ रहा है और लोअर कंसंट्रेशन ये ट्राइंगल में लोअर से हाई में गया है. तो दोनों ही सॉल्यूट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के. सो बोथ सॉल्यूट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट. Now we will discuss about the specialized facilitated transport. This is also carrier mediated transport. इसमें एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती है बिकॉज ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड जाता है और इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो कैरियर से अटैच हो जाती है इन द मेम्ब्रेन, जो कि फैसिलिटेट हो जाती है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. एज यू मे सी इन द डायग्राम, देखिए यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है. यहाँ से ड्रग हायर कंसंट्रेशन से कैरियर प्रोटीन की थ्रू डिफ्यूजन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पाइनोसाइटोसिस. इन दिस लिक्विड ड्रॉपलेट्स इंजेस्ट और पार्टिकल्स ऑफ द ड्रग. मेम्ब्रेन क्लोज अराउंड ड्रग एंड फ्यूज टू फॉर्म अ कंप्लीट वेसिकल. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ड्रग है जो मेम्ब्रेन के पास आती है, तो मेम्ब्रेन फ्यूज करना स्टार्ट करती है एंड लेटर विल बी डिटैच इन फॉर्म ऑफ वेसिकल इनसाइड ऑफ सेल एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज पाइनोसाइटोसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एब्जॉर्प्शन. Movement of drug from site of administration into blood stream. That is, हम जहाँ से ड्रग इंटेक करते हैं जिस रूट से, वहाँ से ड्रग का ब्लड में जाना इज कॉल्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन. काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को, उनकी स्टडी हम करेंगे. जैसे कि फर्स्ट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग. इसके अंडर आते हैं फिजिकल स्टेट, लिपिड सॉल्यूबल एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, पार्टिकल साइज, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिससॉल्यूशन टाइम, फॉर्मुलेशंस. जैसे कि हम जानते हैं कि लिक्विड इज़ मोर सॉल्यूबल देन द सॉलिड, सो लिक्विड मच मोर फास्टर एब्जॉर्ब देन द सॉलिड ड्रग्स. लिपिड सॉल्यूबल एंड अनआयनाइज्ड ड्रग्स more soluble than water soluble and ionized form drugs. If drug size is smaller, then drug will be absorbed faster in the particle size. Now disintegration time. जो ड्रग जितनी जल्दी स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगी वो उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब भी होगी. नाउ डिससॉल्यूशन टाइम. जिस ड्रग का जितना कम होगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा. फॉर्मुलेशंस. इसके अंडर कुछ ऐसी ड्रग्स आती हैं, उनकी फॉर्मुलेशन इस तरीके से होती है कि जो एक ड्रग दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती है. जैसे कि हम देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स कैल्शियम आयन रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन. नेक्स्ट पॉइंट इन एब्जॉर्प्शन, route of drug administration we have been discussed in previous lecture. I will be provide you link in description box. Now we will discuss about the pH and ionization of drug. If a drug is ionized form, then it will be water soluble. If our drug is non ionized form, then lipid soluble, that is
अगर हमारी ड्रग जो एब्जॉर्ब होती है तो वो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं एस्पिरिन लेते हैं, ये एसिडिक होती है ड्रग और इसका मीडियम स्टमक में ये एब्जॉर्ब होती है, तो मीडियम भी इसका एसिडिक है तो ये नॉन आयनाइज्ड हो जाती है। और यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी होती है लिपिड सॉल्यूबल, जिससे कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्पिरिन स्टमक में एब्जॉर्ब हो रही है। अब जैसे कि अगर ड्रग हमारी मॉर्फिन है, ये बेसिक ड्रग है और हमारा मीडियम ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, तो ये वहाँ पर मीडियम भी बेसिक है। तो ये जो फॉर्म होती है इसकी नॉन आयनाइज्ड फॉर्म है बिकॉज बोथ आर बेसिक। सो दिस इज ऑल्सो ऑफ लिपिड soluble type and cross the biological membrane, as you may see in the diagram, morphine in the intestine absorption. एसिडिक, अगर कोई ड्रग हमारी एसिडिक है और उसका एब्जॉर्प्शन मीडियम बेसिक है तो ये ड्रग हो जाती है आयनाइज्ड फॉर्म में, जो कि वाटर सॉल्यूबल होती है। और अगर कोई ड्रग हमारी बेसिक है, मीडियम इसका एसिड है और इसकी फॉर्म हो जाएगी आयनाइज्ड, दिस इज ऑल्सो ऑफ वाटर सॉल्यूबल टाइप एंड वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स नॉट एबल टू क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। नाउ आवर नेक्स्ट फैक्टर इज फूड। फूड की प्रेजेंस भी कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ राइफेम्पिसिन एंड लीवोडोपा अफेक्ट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हम इन ड्रग्स को एम्प्टी स्टमक में लेना प्रीफर करते हैं। जैसे कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट है कोई, तो वो डिक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, और फैटी मील इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लाइसियोफल्विन। सो ग्लाइसियोफल्विन हम खाने के बाद प्रीफर करते हैं फैटी मील के। Now other factor is presence of other drugs as ascorbic acid increase करा देता है absorption of oral iron, and जैसे कि एंटी एसिड रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज फार्मेकोजेनेटिक फैक्टर। जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है गट से ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। Drug better absorbed in small intestine because of large surface area. अगर हम गट का वहाँ पर रिसेक्शन करा दें तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। नाउ दी अदर फैक्टर इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड अदर डिजीज़। कोई अगर डिजीज़ है तब क्या होता है, जैसे कि अगर गैस्ट्रोएंट्राइटिस है तो पेरिस्टॉटिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं, जिससे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और जैसे कि इन क्लोरहाइड्रिया में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और इन कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेलर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसल एडिमा में भी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अभी तक हमने वो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, बट वी हैव टू नो दैट बायो अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो मेजरली अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। नाउ बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? Bioavailability is fraction of drug that reaches systemic circulation from a given dose. That is, हम एक पेशेंट को कोई डोज देते हैं ड्रग की, तो उस ड्रग का जो फ्रैक्शन सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी। आईवी रूट में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में 100% होता है बायो अवेलेबिलिटी, और जब कोई ड्रग हम ओरल रूट से देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और टर्म बायो अवेलेबिलिटी मेनली यूज फॉर ड्रग्स गिवन बाय ओरल रूट। जब किन्हीं दो ड्रग्स का बायो अवेलेबिलिटी सेम होता है तो उनको हम बायो इक्विवेलेंट बोलते हैं, और जिन ड्रग्स का डिफ़र हो जाता है बायो अवेलेबिलिटी उन्हें हम बायो इन इक्विवेलेंट कहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, जैसे कि हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पीएच एंड आयनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग, फार्मेकोजेनेटिक फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स वी विल डिस्कस्ड हियर। Other 3 factors which affect bioavailability are first pass metabolism, hepatic disease, enterohepatic cycling. Now
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब हम कोई ड्रग इनटेक करते हैं वो गट वॉल में जाती है, देन पोर्टल वेन, लीवर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है। तो इस पूरी पैसेज में ड्रग या तो मेटाबोलाइज्ड हो जाती है या रिमूव्ड और इनएक्टिवेट फॉर्म में आ जाती है, देन एंटर इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो ओवरऑल दिस जर्नी ड्रग विल बी लॉस इट्स बायोअवेलेबिलिटी, सो डिमिनिश थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स। बायोअवेलेबिलिटी कम होने से इसका थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स भी कम हो जाता है। जैसे कि लिग्नोकेन अगर हम ओरली लेंगे तो इसका हमें पता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एज वी नो इसका एक्सटेंसिव है, तो इसका बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है ओरली इनटेक करने से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेपेटिक डिजीज़। इसमें क्या होता है, ये जैसे था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कोई भी ड्रग हम इनटेक करते हैं तो वो ड्रग लीवर के पास अपनी अटेंडेंस के लिए जाती है, और जब हमारा लीवर में ही प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर हमारी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी ड्रग की, जिससे कि बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन, अगर हम हेपेटिक पेशेंट है कोई हेपेटिक डिजीज़ का, उसको हम अगर लिग्नोकेन ओरली दे देंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जबकि हम अगर उसका हेपेटिक डिजीज़ नहीं है और हम उसको देंगे लिग्नोकेन तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम आएगी। एंड द सेम कंडीशन इन द इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग, सेम एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। ड्रग इनटेक करने पर स्टमक में जाती है, देन लीवर फॉर अटेंडेंस, देन विल पास टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो दिस इज अंडर द बायोअवेलेबिलिटी, एंड डिक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी and decrease the absorption of the drug. In IV route 100% bioavailability, in oral route bioavailability कम हो जाती है, incomplete absorption होता है, और हम कह सकते हैं कि 100% absorption होता है IV route में। I hope you guys understood well. If you have any query or doubt then you may ask me in comment box. फार्मेकोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक्स को आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।